से संबंधित है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सेल बायोलॉजी क्या है, और इसमें इस सिलेबस को जानने के बाद, स्टडी करने के बाद आप डेफिनेटली अपने आप के अंदर गर्व महसूस करेंगे कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हमको ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति में पढ़ने को मिली हैं। तो कोशिका के बारे में सभी जानते हैं कि जो भी जीवित है तो उसके अंदर कोशिका है, जिससे ये पता चलता है कि उसमें फंक्शनल या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की, और इसके बारे में कैसे समझना है, तो कोई भी जीवित है जीव, उसकी सबसे छोटी इकाई वो कोशिका ही कहलाती है। और इसके बारे में और आप जानेंगे तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका। तो यहाँ समझ लीजिए कि सेल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सेला से लिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यह सेल शब्द कहाँ से लिया गया है, सेला से, बेला से कि चेला से, किससे? तो आप याद रखिए सेला से। और किससे? लैटिन से है, फ्रांस से है, या किस भाषा से है, तो आप समझ जाएंगे लैटिन से है। इसका अर्थ होता है ढकना, और यानी कि सेल का कार्य क्या है, अब इसी से बन गया ढकना। अब आप देखिए कोशिका पूरी कवर्ड होती है, बंद होती है, तो इसीलिए इसे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए सबसे एक अच्छी यूनिट माना जाता है, और इसीलिए इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक जो अध्ययन है इसका पूरा का पूरा कोशिका के जीव विज्ञान के तहत ही होता है। और आप देखिए कि कोशिका के कार्य विभिन्न प्रकार की, उनके आकार आकृति के आधार पर बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं। कोशिका में एक ऐसा अवरोधक होता है जो कि उसकी सारी जो अंदर की सामग्री है वो बाहर ना निकल जाए, उसको रोकने के लिए वाल होती है, उसे सेल वाल कहते हैं। वाल है सेल की तो सेल वाल है, बाहरी रूप से होती है। अंदर की भी कोशिका के अंदर जो उपकरण पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता हो, चाहे आपका आपके लिए बॉडी में पाए जाने वाला पार्ट है लाइसोसोम है, या फिर आपका न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे हैं। तो ये सब गोल्गी बॉडी है, तो इनके फंक्शन हैं सबके, तो सब अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कवर्ड होते हैं। अब कोशिका में एक विशेष गुण पाया जाता है, जीवित है, तो इसका मतलब है कि वो उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके जेनेटिक मटेरियल्स जो भी होते हैं वो दूसरी में ट्रांसफ़र होते हैं, और उससे फिर नई पीढ़ी रेडी होती है, और इस तरीके से वंशानुक्रम और संचरण क्रियान्वित होता है। कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाओं का भी एक चेन बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सभी महत्वपूर्ण जो फंक्शन है उसके लिए जो फंक्शन होता है उससे मेटाबॉलिज्म, एक तरीके से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो होती है उसके अंदर। अब जो मैं सेल वॉल की बात कर रहा था, सेल वॉल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। आ रहा हूँ। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में इसकी खोज की, और इसमें इन्होंने जब देखा पौधे की सेल वॉल एक मैट्रिक्स के रूप में थी, जब इन्होंने क्या किया कि जब इसकी रिसर्च की तब इन्होंने पाया कि पौधे की सेल वॉल जो थी वो एक मैट्रिक्स में तय सेलुलोज जो सूक्ष्म तंतु से बनता है उससे बनी हुई थी। तो जेल जैसा एक भरण, एक लिक्विड था, उसके अंदर तरल पदार्थ था। तो जेल लाइक ग्राउंडेड मटेरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो उसमें क्या था, पानी था, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब लिपिड से बना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इसे इन्होंने मैट्रिक्स नाम दिया।
अब इसकी संरचना के बारे में जब ये चले तो उन्होंने बताया कि प्लांट की जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो उसका फंक्शन है वो सेल वाल की संरचना से ही निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल वाल के स्ट्रक्चर पर ही निर्भर करता है। बाहर से अंदर तक एक क्रम में लगभग 3 से 4 परतें होती हैं। कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ, जिन्हें हम लोग मध्यलेमा, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति कहते हैं, यानी कि मिडिल लेमा, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा आप इसके फंक्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के आता है ये देखना है हमको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा हमारा और 100 क्वेश्चन होंगे पूरे। अब उन 100 क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको 75 करने हैं। कितने करने हैं? 75 करने हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा पहला क्वेश्चन, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न यह है। तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं, एंडोसोम में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, गुणसूत्र कहाँ से? गुणसूत्र से ही जीवन चलता है आगे। तो वो कहाँ होगा? केंद्रक के अंदर ही होगा, यानी कि केंद्रक के बगैर कुछ नहीं हो सकता, न्यूक्लियस में होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दूसरा प्रश्न आप समझिए, सेंट्रोमियर को एक नया नाम और भी है उसका, उसके नाम से जानते हैं। क्या वो नाम? क्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है, काइनेटोकोर है या क्रोमोनेमेटा है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम काइनेटोकोर के नाम से भी हम जानते हैं। एक गुणसूत्र खंड है, एक गुणसूत्र क्या है? खंड है, जो एक द्वितीयक संकुचन द्वारा गुणसूत्र के मुख्य भाग से अलग होता है, यानी कि इज ए क्रोमोसोमल सेगमेंट दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इसका लिए आपके पास जो ऑप्शन निकल के आएगा वो निकल के आएगा, क्या हो सकता है? वो सैटेलाइट है, काइनेटोकोर है, स्टोन है या कोरकड़ है। तो इसे कहेंगे हम सैटेलाइट। गुणसूत्र कैसी संरचना होते हैं? धागे जैसी होती हैं, समानांतर संरचनाएं होते हैं, कुंडलित होते हैं या बिना कुंडलित संरचनाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये धागे जैसी संरचना होते हैं। क्रोमेटिन संरचना के सोलेनाइड मॉडल में 30 nm फाइबर में प्रति मोड़ कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि 7 है कि 11 है, 12 है कि 6 है। तो क्रोमेटिन संरचना के अगर सोलेनाइड मॉडल के लिए बात करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे? 30 nm में एक छक्का मारेंगे और 6 हो जाएगा। तो ये 6 इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, क्रोमेटिन बना किससे होता है? धागे जैसी संरचना तो है, पर ये बना किससे है ये समझने वाली बात है। डीएनए से, आरएनए से या प्रोटीन से? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन से? तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं, वो है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 21, 22, 23, 24। तो ये तो सभी को जहाँ तक है पता है कि जो भी मनुष्य होता है वो 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं उसमें। गुणसूत्र कितने घटकों में बना होता है? ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र कितने घटकों में बना हुआ है? 3 में, 4 में और 5 में, 6 में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गुणसूत्र कितने में बना हुआ है। तो गुणसूत्र कितने में बना माना जाएगा? 3 में। और मनुष्यों में गुणसूत्र में सबसे छोटा डीएनए अणु। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, मनुष्यों में
जो गुणसूत्र है उसमें सबसे छोटा डीएनए अणु का साइज की बात कर रहे हैं कि कितना होता है। 2.5 cm से 6.8 cm तक, 0.9 cm से 10 cm तक, 1.6 cm से लेकर के 8.4 cm तक, 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न समझने का है कि कितना हो सकता है। तो इसको आप रट लीजिएगा 1.6 यानी कि 1.6 सेंटीमीटर से लेकर के, तो सबसे छोटा जो अणु है डीएनए का वो है 1.6 और दूसरा साइज है इसका 8.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा कि इसकी संरचना मोतियों से सजी मजबूत होती है। गुणसूत्र होते हैं हेटरोक्रोमेटिन, क्रोमोटिन और न्यूक्लियोसोम। तो ये किसकी होती है? तो वो होती है न्यूक्लियोसोम की। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं बचे हुए क्वेश्चंस आपको जल्दी ही दूसरे वीडियो में दूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस को आप रख लीजिए, पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं और अभी से तैयारी कीजिए। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।